तो दोस्तों ये है माय सर्जी वेबकास्ट सीजन 2 और सीजन 1 को आपने काफी पसंद किया था और उसमें था एक लर्न एंड अर्न का कॉन्टेस्ट जिसमें हर बार हर वेबकास्ट में किसी एक व्यक्ति को माय सर्जी की तरफ से मिलता था गिफ्ट। दोस्तों इस सीजन में भी आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग हम लेकर आए हैं, इसको हम बोल रहे हैं वेबकास्ट क्विज। ये क्या है कॉन्टेस्ट, आइए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। इस कॉन्टेस्ट में बेसिकली होना यह है कि आपको मिलने वाला है premium.mysearchi.com पे अवेलेबल माय सर्जी के प्रीमियम कोर्सेज पर हैवी डिस्काउंट। इनफैक्ट कुछ लोगों को हो सकता है 100% डिस्काउंट भी मिले। अगर 100% नहीं मिला तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको 50% या 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो पूरी प्रक्रिया क्या है आइए मैं समझा देता हूं। आपको मेरी वेबसाइट पे जाना है premium.mysearchi.com और अगर अभी तक आपने वहां पर अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको साइन अप करना है। ये साइन अप एब्सोल्युटली फ्री है। साइन अप जब आप करते हैं तो आप अपना ईमेल आईडी लिखते हैं, वो ईमेल आईडी जो वैलिड है। इस ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हुए आपने ये अकाउंट बनाया, जो भी पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। आपको एक मेल हमारी तरफ से पहुंचेगा जिसमें होगा वेरिफिकेशन लिंक, जिससे आपका ईमेल अकाउंट वेरीफाई होगा। आपने जैसे उसको क्लिक करा, आपका डेटा हमारे पास है। क्या डेटा है हमारे पास? आपका ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर। बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं, आपको कमेंट सेक्शन में, इस वेबकास्ट के कमेंट सेक्शन में जो भी कमेंट करना हो आप करिए। वेबकास्ट के बारे में अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है, कुछ भी, जो भी आपको फील होता है वो आप लिख सकते हैं। साथ में आप जरूर लिखें अपना ईमेल आईडी। यदि आप ईमेल आईडी शेयर करते हैं कमेंट सेक्शन पे हमसे, तो मैं क्या करने वाला हूं, आप में से रैंडमली एक से ज्यादा कुछ लोगों को मैं कॉल करूंगा। रैंडमली जिन लोगों ने ईमेल आईडी मेंशन करा होगा उनको मैं कॉल करूंगा। कॉल कैसे करूंगा? तो ईमेल आईडी आपने अगर मुझे दिया, आपको फोन नंबर यहां कमेंट सेक्शन पे शेयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने क्योंकि ईमेल आईडी दिया होगा और मेरे पास आपका डेटा होगा क्योंकि आपने प्रीमियम साइट पे रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, तो वहां से मुझे आपका फोन नंबर मिल जाएगा। उससे मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। यस, मैं खुद आपको कॉल करूंगा और मैं आपको 3 सवाल पूछूंगा आज ही की वेबकास्ट से रिलेटेड। ये 3 सवाल या तो वेबकास्ट से रिलेटेड होंगे या ओवरऑल माय सर्जी से रिलेटेड होंगे। तो जब आप इन 3 सिंपल, बहुत सिंपल सवाल होंगे, इनके जवाब देते हैं तो आपको मिलेगा डिस्काउंट ऑफर। अब प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि मैं फोन पे आपसे 3 सवाल पूछूंगा। वो 3 सवाल अगर तीनों के जवाब आपने सही दिया तो आपको मिलेगा 100% डिस्काउंट ऑन एनी वन कोर्स ऑफ premium.mysearchi.com। तो ये एक बहुत सुनहरा अवसर है। लेकिन अगर आप 3 सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं सही, केवल 2 के सही जवाब देते हैं, तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा 50% का। और अगर एक ही सवाल का सही जवाब मिला तो 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। लेकिन एक भी सवाल का जवाब सही नहीं रहा तो कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये हर वेबकास्ट में होने वाला है। तो फिर दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से प्रीमियम साइट पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और उसके बाद फिर यहां पर कमेंट करिए, साथ में अपना ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिए। और हो सकता है कि मैं आपको आज ही कॉल कर लूं या कल कॉल कर लूं, और जब मैं कॉल करूंगा तो मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा और उसके बाद आपने सही जवाब दिए तो आपको मिल सकता है 100% डिस्काउंट में कोई भी एक कोर्स प्रीमियम साइट पे। तो बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों आज के हमारे गेस्ट हैं यंग एंड वेरी टैलेंटेड हरलीन सिंह। हरलीन कैपजेमिनी कंपनी में सीनियर आईटी कंसल्टेंट हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बहुत छोटी छोटी कंपनीज एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर शुरू की। क्योंकि उनके पास बीटेक या एमसीए जैसी कोई डिग्री नहीं थी, उन्हें बड़ी कंपनी में जॉब हासिल करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। पर यह जर्नी बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशनल होगी, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास अच्छी डिग्री नहीं है पर वे अच्छा करियर बनाने के लिए मेहनत करने को तैयार हैं। हम सभी में कोई ना कोई टैलेंट होता है, पर फाइनेंशियल कंडीशन या कोई और कारण के चलते अपनी हॉबी को, अपने पैशन को बलि चढ़ाकर जिंदगी में आगे बढ़ने को मजबूर हो जाते हैं। पर हरलीन ने ऐसा नहीं किया। वो आज एक उभरते हुए सितारे हैं। उनके गाने बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। हरलीन के गाने जी म्यूजिक, टी सीरीज जैसे दिग्गज म्यूजिक कंपनीज ने लॉन्च किए हैं। जॉब के साथ साथ हरलीन स्टेज शोज भी करते हैं और हाल ही में पंजाबी वेडिंग सॉन्ग लिहाज ने यूट्यूब पर एक हफ्ते में ही 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल किए हैं। लिहाज का वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। कई लोग कहते हैं कि 2 नाव की सवारी कभी नहीं करना चाहिए, वरना बैलेंस खोकर पानी में डूब जाओगे।
हरलीन का कहना है कि एक नाव की सवारी भी की तो बैलेंस नहीं बना तो डूबोगे ही। तो यदि जीवन में दो नाव की सवारी भी की जाए पर संतुलन का ध्यान रहे तो सफर आसानी से बीतेगा। एक आईटी प्रोफेशनल और एक प्रोफेशनल सिंगर का 2 in 1 कॉम्बिनेशन है हरलीन। तो चलिए बात करते हैं उनकी खूबसूरत जर्नी के बारे में। तो दोस्तों, हमारे इस वेबकास्ट में आज फिर हम इनवाइट कर रहे हैं एक और एक्सपर्ट को, एक ऐसे गेस्ट को जिनसे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा और मोटिवेशन भी बहुत मिलेगा। ये हैं हरलीन सिंह, जो कि मेरे बहुत पुराने परिचित हैं, मेरे स्टूडेंट भी रह चुके हैं और इनके बहुत सारे क्लासमेट्स को भी मैंने पढ़ाया हुआ है और बहुत पुराने हमारे जान पहचान है। लेकिन अभी कुछ बातें इनकी लाइफ की मुझे ऐसी पता चली जिनके कारण मुझे लगा कि आपके साथ मैं इन बातों को शेयर करूं, और इसी के लिए हरलीन को मैंने आज यहाँ पर इनवाइट किया। तो सबसे पहले हरलीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है माय सर जी के इस चैनल पे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मुझे अभी भी याद है, मैंने आपसे सी की कुछ बेसिक सी चीजें सीखी हुई हैं। वो सी मैंने आपसे ही सीखी है, मुझे इतना मुझे जरूर याद है। दैट्स ग्रेट। वो सी मेरा भी उस समय मैंने पढ़ाना, मतलब बहुत पुरानी बात है, मेरे ख्याल से कौन से ईयर में थे आप? मैं सेकंड ईयर में था कॉलेज के। मतलब वो ईयर कौन सा चल रहा था? 2007 2006 की बात है, 2006। 2006। जी। मैंने सी लैंग्वेज पढ़ाना स्टार्ट किया है 2004 से। ठीक है। ओके ओके। तो बहुत ज्यादा समय मेरे को तब हुआ नहीं था, और तब मैं भी काफी यंग था, और आपकी बैचमेट में बहुत सारे बच्चे थे जिन लोगों को पढ़ना होता था, कंप्यूटर्स भी और साथ में मैथ्स भी। तो उस समय मैं मैथ्स भी जी पढ़ाया जी करता था, अब तो बहुत समय से मैथ्स नहीं पढ़ाया। तो अर्लिन, अभी अभी आप कैप जेमिनी में हैं, राइट? जी। तो कैप जेमिनी में किस पोस्ट पर हैं आप? मैं अभी सीनियर कंसल्टेंट हूँ सर। दैट्स ग्रेट। मैनेजर के जस्ट नीचे, आई मीन इट इज इक्विवेलेंट टू मैनेजर, बट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर के लीड उसके नीचे ही होता है सीनियर कंसल्टेंट। ओके। तो मैं आपको बताऊं कि माय सर जी के हमारे जो ज्यादातर व्यूअर्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं, और वो लोग सॉफ्टवेयर फील्ड में आना चाहते हैं। तो ऐसे में आपकी जो पोजीशन है वो उनके लिए एक गोल हो सकती है, वो इस पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं। तो एक ओके। लंबा समय अब आपने भी देख लिया है इस पूरी फील्ड में। पर मुझे हाँ जी। जहां तक याद आ रहा है, आपको एम आपके जितने भी क्लासमेट थे उन हम्म। सबको, सबने एमसीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करी, और उसके बाद जी जी। फिर ज्यादातर लोगों ने एमसीए करा भी, और आप भी हम्म। करना चाह रहे थे, आप भी उस पर्पज से आए थे। फिर आपने एमसीए क्यों नहीं करा? मेरे को ये था कि मतलब मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि एमसीए एंट्रेंस एग्जाम की मैं जो कोचिंग फीस थी वो भी मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था उस टाइम पे। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं थोड़ा सा अलग हूँ अपने बैचमेट से। मुझे थोड़ा सा गिल्टी फील होता था कि वो लोग पैसे दे के कर रहे हैं, मैं थोड़ा बहुत क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ, बट वो भी रिक्वेस्ट कर करके अटेंड कर रहा हूँ। थोड़ी सी मैंने फीस दी हुई थी सर को इम्पेटस एजुकेशन में। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ ये, कि अगर मैं फ्री में भी एजुकेशन लेता हूँ दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। एक बंदे में एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होता है, तो वो मेरे अंदर था। तो फिर मैंने ये उस टाइम पे डिसाइड किया कि नहीं, जरूरी नहीं है कि मैं एमसीए करके ही अपना कैरियर बना सकता हूँ। मुझे लगा कि मैं अपना कैरियर अच्छा सीख के, अपने टेक्निकल स्किल्स पे सीख के अपना कैरियर भी बना सकता हूँ, क्योंकि एक्सेलेंस एक अच्छा कॉलेज भी था। ऊपर से मुझे आप जैसे टीचर्स की भी अच्छी नॉलेज मिल रही थी, तो मुझे एक गाइडेंस तो मिल ही गया था कि किस किस तरह से अपने टेक्निकल स्किल्स को अपग्रेड करना है। तो जब मैंने अपने टेक्निकल स्किल्स को अपग्रेड करना शुरू किया, तो मुझे बात अपने आप ही समझ आने लग गया था। और मैं स्कूल में भी, कॉलेज में भी, जब मैं प्रैक्टिकल एग्जाम देता था, तो मुझे किसी को रेफर करने की जरूरत नहीं थी कि मेरे को किसी को देख के प्रैक्टिकल एग्जाम लिखना है। मैं पूरा कोड, इतना था कि मैं पूरा कोड अपनी कॉपी में आराम से बिना देखे लिख देता था। इतनी मेरे को सी, उस टाइम पे सी प्लस प्लस इतना मुझे अच्छा आ चुका था। तो ये सब मैंने जब करा, तो फिर उसके बाद जब डॉट नेट का टाइम आया, जब मैं ग्रेजुएशन के था, तो डॉट नेट बहुत पॉपुलर था उस टाइम पे। तो जब एएसपी डॉट नेट सी शार्प मैंने सीखा, तो मुझे सी से बड़ा रिलेट लगा वो। जब वो बहुत रिलेटेड लगा, तो मुझे लगा ये तो मेरे लिए बहुत आसान काम है, बहुत जल्दी कर सकता हूँ। तो मैंने उस टाइम पे फर्स्ट ईयर, मतलब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के टाइम पे, मैंने एक छोटी सी फर्म ज्वाइन कर ली भोपाल में, विच इज वेरी नॉर्मल, मतलब आप समझ लो कि ग्रोइंग कंपनी थी वो। तो वो ग्रोइंग कंपनी जब मैंने ज्वाइन करी, तो मुझे बहुत कुछ बनाने को मिल गया वहां पर। बस मुझे ये जुनून था कि मेरे को बनाना है सॉफ्टवेयर। तो मैं वेब पोर्टल्स बनाने लग गया, मैं पेजेस बनाने लग गया, एएसपी डॉट पेजेस बनाने लिखना शुरू कर दिया मैंने। वो सब मैंने खुद ही रिसर्च कर करके, गूगल पे पढ़ पढ़ के
मैंने वो बनाए, वो डिप्लॉयमेंट करना सीखा कि डेटाबेस से कैसे डिप्लॉय किया जाता है ये सब एंड आपने किया पेजेस था कैसे डिप्लॉय किए। ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन के दौरान? नहीं, ग्रेजुएशन की बात किया मैंने ये, जब मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट बाद कंपनी किया। में था। मतलब आपके बाकी के क्लासमेट अभी एमसीए की तैयारी कर रहे हैं और आपने ये सब सीखना स्टार्ट कर दिया है। जी 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 जी, उसी टाइम पे जब सब हम्म। लोग एमसीए की तैयारी कर रहे थे या सब एमसीए कॉलेज में एडमिशन ले चुके थे हम्म। उस टाइम पे, और वो लोग जाने को तैयारी थे, और कई लोगों की ज्वाइनिंग रुक गई थी बिकॉज आपको पता होगा 2008 में डिसीजन आया था। यस। तो कई लोगों की ज्वाइनिंग भी, अच्छा मेरा एक किसी भी कंपनी में सिलेक्शन भी नहीं हुआ था, इन द इन प्लेसमेंट भी नहीं हुआ था मेरा, बाकी सब कलीग्स का हुआ था, और वो लोग वेट कर रहे थे ज्वाइनिंग को, और मैं सीख रहा था उस टाइम। ओके। और मैं, आप समझ लो कि मैं, और दूसरी बात ये भी थी कि मैं एक ऑनलाइन एक्टिविटी करता था घर पे बैठ के, विच इज कॉल्ड rentacoder.com, एक वेबसाइट चलती थी उस टाइम पे, जो हम्म। आपको घर पे बैठ के आप क्या कहते हैं, कमा सकते थे। आप अपने आर्टिकल्स लिख के या कुछ इंग्लिश में लिख के आप कमा सकते थे, डॉलर्स में कमा सकते थे। हम्म। तो वो इंस्पिरेशन में मुझे मिली थी किसी से, तो मैंने वो फट से अडॉप्ट कर लिया। मैं $1 $2 पे काम करता था कि एक आर्टिकल लिखूंगा $2 मिलेंगे। सो दैट वाज हाँ। माय, सो मेरा खर्चा चल जाता था घर का, साथ हम्म। में मैं ये सॉफ्टवेयर लाइन में, तो मतलब मैं दिन में जॉब करता था, रात को मैं ये कोडिंग भी करता था, कभी कभी रात को रात तक जाग के 4 बजे सोना, सुबह उठ के फिर जल्दी, ऐसा मैंने बहुत किया है भोपाल में। ये भी भोपाल की लाइफ है मेरी। दिस इज, सो अच्छा दिस इज हाउ अरविंद, आई मुझे मैनेज। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने का एक बहुत बड़ा फायदा है। मतलब मैंने भी अपनी लाइफ में, मेरी भी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब रही है, तो मुझे एक फायदा उसमें नजर आता है कि आप में बहुत जल्दी एक जिम्मेदारी हो जाती है कि करना अब मुझको ही है। अब जी जी जी। अब तो अपने को ही कुछ हाथ पांव मारने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने देखा है ज्यादातर जो प्रिविलेज्ड बच्चे होते हैं, मैं नहीं कह रहा कि सभी के साथ सभी की सोच ऐसी होती है, लेकिन ज्यादातर प्रिविलेज्ड बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनको पैसे के बारे में नहीं सोचना होता है। हाँ या जी हाँ तो जी। मतलब वो, उनको जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता। उनको अगर कहीं कोचिंग ज्वाइन करनी है, ठीक है, घर पे बोल दिया, उन्हें कोचिंग ज्वाइन कर लिया उन्होंने। कुछ खरीदना है तो वो घर पे बोल दिया, पैसे मिल गए, खरीद लेंगे वो। लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा होता था कि हम लोगों को अगर ये भी कुछ खरीदना भी है या कोचिंग भी ज्वाइन करनी है, तो हमें सोचना है कि उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो एक बहुत बड़ा फर्क है। और मैं आज भी देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे से बोलते हैं कि सर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, आप हमें फ्री में पढ़ा दो। अच्छा जी अच्छा कई जी। लोग इस तरीके से बोलते हैं। तो मैं कई बार उस समय को याद करता हूँ, मुझे लगता है कि नहीं, फ्री में पढ़ा दो वो तो ठीक है, लेकिन ये सोच होना बहुत जरूरी है जो आपके अंदर उस समय थी, एक खुददारी वाली, और एक एक जो झिझक होती है कि नहीं यार मैं फ्री में तो नहीं पढ़ूंगा, मैं थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि मुझे, मैं पैसे दूंगा तभी मैं पढ़ूंगा। ये जो हाँ जी हाँ एक जी। एहसास रहता है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ये जी हाँ जी हाँ जी। बहुत आगे ले जाता है आपको। और अच्छा मुझे एक चीज बताइए कि क्योंकि आपके साथ जितने लोग थे उन्होंने एमसी किया, आपने बताया कि वो रिसेशन वाला दौर भी था, पर हम्म। आपके पास ना तो एमसी की डिग्री थी, ना बीटेक की डिग्री थी, आपके पास कोई सॉलिड डिग्री नहीं थी। हाँ तो जी हाँ जी। ऐसे में जॉब हासिल करना आपके लिए तो बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ जी हाँ जी सर, जैसे मैंने बताया कि जॉब, मैंने तो वो विजन देखा ही नहीं फिर कि मैं किसी बड़ी कंपनी में जाऊंगा, वो मैंने विजन तो बना ही नहीं। मैं तो ये हम्म। सोचता था कि मेरे को अपना स्किल कैसे बढ़ाना है। मैंने विजन तो देखा ही नहीं था कि मेरा किसी बड़ी कंपनी में होगा नहीं होगा। मैं तो एक भोपाल का बंदा था, आराम आसान सा छोटा सा, जो जिसको था कि कुछ सॉफ्टवेयर लाइन में करना है, और हम्म। वो करके अपना कुछ सीख लेगा और कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर लेगा, थोड़ा बहुत पैसा शायद मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो मैं करता रहूंगा, अपना अपने स्किल्स तो बढ़ाता रहूंगा। ये मेरा मोटिव था। तो वो मैं करता रहा। तो उसके बाद मेरा एक कंपनी से मैंने 4 महीने 5 महीने बाद 6 महीने तक मैंने फ्री में काम किया, 7 महीने तक। उसके बाद मेरे को मतलब उस कंपनी ने $4,000 देना शुरू किए थे, वो भी उसने नहीं दिए थे। मतलब आप समझ लो कि वो कंपनी इतना ज्यादा उसके पास रेवेन्यू था ही नहीं। हम्म। फिर नेक्स्ट कंपनी में जब मैं गया, फिर मुझे $8,000 का ऑफर मिला कि मुझे $8,000 महीने की जॉब मिली। जब मुझे, तब मुझे, अब मेरे स्किल पे, और मेरे साथ जो 2 लड़के काम करते थे, हम 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करते थे। 2 लड़के दोनों एमसीए थे, वो एमसीए कंप्लीट करके आए थे, वो मुझसे दोनों सीनियर थे, पर वो मेरे अंडर में काम करते थे, और मैं वो जैसा बोलता था वैसे करते थे। हाँ, तो ये मुझे बड़ी प्रैक्टिकल बड़ी नॉलेज हंसी का ये आती है फर्क हो बताने गया। में। हम्म। तो सर मुझे बड़ी हंसी आती है बताने में, लेकिन वो अगर ये बात सुन लोगे तो वो ये बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी अभी इस टाइम पे बहुत अच्छी पोजीशन में अपनी लाइफ में। हम्म। बट मेरे डायरेक्शन पे चलता था, क्योंकि मुझे पता था कि बैकएंड को कैसे संभालना है, क्योंकि वो हम्म। डिजाइन डिजाइन का काम करते थे, यूआई का काम करते थे। मैं करता था बैकएंड पे काम। एसक्यूएल, अपना एसक्यूएल लिखना, स्टोर प्रोसीजर लिखना, ये सब मैं करता था। प्रोग्रामिंग पूरी मैं डिजाइन करता था कि कैसे सॉफ्टवेयर बनेगा।
तो वो करने का मैं उनको बताता था कि नहीं, मेरे से पूछे बिना कोई भी कोड इधर उधर नहीं होगा, पहले मुझे अप्रूव करवाओगे फिर वो जाएगा वहां पर। और वो मेरे बॉस को भी मेरे पे यकीन था कि हरलीन जैसा कहेगा वैसा हो। फिर धीरे धीरे हमें मतलब फिर हम लोग की अंडरस्टैंडिंग बनी, जैसा कि होता है एक कंपनी में कि आपको लगता है उस टाइम पे, मैं उनको ये पता था हरलीन ने सिर्फ बीएससी किया हुआ है, ये बात उन लोगों को पता थी। तो उनके दिमाग में एक बात में जेलस थोड़ी बहुत होती थी कि हरलीन तो सिर्फ बीएससी वाला है, हम एमसी वाले हैं। तो क्लैशेस भी हुए उस टाइम पे, बट उस टाइम पे हमें एक बहुत अच्छे सीनियर ने टेक ओवर किया था, जिन्होंने पूरा वही अपना एक्सपीरियंस से पूरा वही चेंज करके रख दिया, हमारा हमारा जनरेशन ही चेंज करके रख दिया। उन्होंने ASP.NET को हटा के हमें कुछ अलग ही चीज सिखाई कि हम लोग कितना और जल्दी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। तो उनका मैं आज भी आभारी हूँ। वो बहुत अच्छे भोपाल के, आज भी बहुत अच्छे वो भोपाल पोर्टल चलाते हैं वो खुद सर। और वो हमें जब ज्वाइन, तो हम हिचकते थे कि आप हमारे कैरियर के साथ खेल रहे हैं, आप हमें ASP.NET से दूर कर रहे हैं। हम हिचकते थे, पर धीरे धीरे हमें रियलाइज हुआ कि उन्होंने हमें बहुत अच्छी डायरेक्शन में डाला। फिर हमने जॉब झूमला जैसे वेब पोर्टल्स में काम किया, CMS में काम किया, वर्डप्रेस पे काम किया हमने, द्रुपल पे काम किया, ऐसे वेब पोर्टल जिसमें हमें जल्दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने की, वेब पोर्टल बनाने की बहुत जल्दी हमें वो मिल गई। तो फिर भी मैं नहीं रुका, मेरे को क्रेज था कि मैं क्रिएटिविटी में जाऊं। मुझे ये भी एक लाइन क्रिएटिविटी जैसी लगती है, जो SQL है या आप प्रोग्रामिंग है, ये मेरे लिए क्रिएटिविटी है, क्योंकि उसमें आप जो करना चाहे आप कर सकते हो। आप कोड लिख के जो करना चाहे करवा सकते हो कंप्यूटर से, दैट इज ए कोड। तो मुझे जूमला वेब पोर्टल में काम करना पसंद नहीं था पर्सनली, बट मैं करता था बिकॉज दैट वाज माय जॉब, मेरे को पेड सैलरी मिल रही थी तो मैं करता था। उसके बाद हाँ, तो मेरा यही आपका जो क्वेश्चन था, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो BSc करने से मैं अपने आप को प्रेजेंट ऐसे करता था किसी भी कंपनी में, मैंने BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स किया है सर, मैं नॉर्मल BSc वाला नहीं हूँ, मैं BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स वाला हूँ, मैंने कंप्यूटर्स की 2 सब्जेक्ट पढ़ी है। ऐसे बोलता था डायरेक्ट इंटरव्यू में, साफ बोलता था। मैं कभी नहीं बोलता था कि MCA करना जरूरी है, मैं बोलता था जो मैंने किया है वो इंपॉर्टेंट था, कि जो मैंने 2 कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट पढ़े प्लस एक मैथमेटिक्स पढ़ा, बाकी कुछ नहीं पढ़ा मैं, साफ बोलता था। तो इसलिए इससे बहुत इफेक्ट पड़ता था इंटरव्यूज पे। मतलब सामने वाला भी एक बार तो सोचता था कि यार ये जो बोल रहा है ये शायद बीटेक के आसपास ही हो गया है। तो नहीं, पर एक चीज है, आपने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई। एक तो ये है कि अगर आपके पास डिग्री बहुत अच्छी होती है तो आपको लॉन्च पैड अच्छा मिलता है, आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाती है कि आपके कॉलेज में अच्छा कैंपस आ रहा है। वो अपॉर्चुनिटी मिसिंग होती है जब आपके पास डिग्री नहीं होती प्रॉपर। जी जी जी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका नॉलेज कम हो सकता है, ऐसा जी बिल्कुल जी भी नहीं जी। है। नॉलेज तो बिल्कुल किसी बिल्कुल। भी इंसान का, चाहे वो डिग्री होल्डर हो या डिग्री होल्डर ना हो, दोनों का ही नॉलेज किसी का भी ज्यादा कम हो सकता है। वो हाँ जी। इंडिविजुअल एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। और आपने ये भी साबित करा कि अगर हम अपनी तरफ से एफर्ट्स डालें तो ठीक है, हमारे को वो अपॉर्चुनिटीज जो कॉलेज के स्टूडेंट को मिल रही थी, MCA बीटेक वालों को, वो नहीं मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस जगह पर पहुंच नहीं सकते। ठीक है, शुरुआत में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है कि बड़ी कंपनीज नहीं मिलेंगी, छोटी कंपनी से स्टार्ट करेंगे, बट आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस एंड जब आपने काम सीख लिया तो उसके बाद आप फिर, आज आप कैपजेमिनी कंपनी में है जो बहुत रिनाउंड कंपनी है, तो हाँ जी। हाँ जी। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई शुरुआत आपकी कैसी हुई है। आज हाँ जी। मैटर ये कर रहे हैं कि आज आप किस कंपनी में हो। तो जी कई जी। लोग मेरे से बोलते हैं कि सर हम लोग गूगल में जा सकते हैं क्या, माइक्रोसॉफ्ट में जा सकते हैं क्या, हम लोगों के पास अच्छी डिग्री नहीं है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि नहीं यार, सब कुछ पॉसिबल है, ये तुम्हारे इंडिविजुअल एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। जी तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने मुझे एक चीज मुझे जो याद आ रही है वो ये है कि आपको सिंगिंग का भी शौक है। जी जी। तो जैसे आप पढ़ाई भी करते रहे और साथ में ये सब सीखते रहे और अपने फाइनेंशियल कंडीशन से लड़ने के लिए आपने एक एक डॉलर पे काम भी करा है, वो सारे काम भी आपने करे, तो इस बीच में आपको सिंगिंग का थोड़ा बहुत टाइम तो मिल जाता होगा, क्योंकि अगर आपको शौक है तो सर जैसे मैंने बताया कि मैं उस टाइम कॉलेज के टाइम पे सिंगिंग तो मेरे को बचपन से ही शौक था। तो मैं स्कूल की म्यूजिक टीचर से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री भी मैंने BA की करी हुई है, म्यूजिक की डिग्री करी हुई है। तो मैंने जब स्कूल में जब मैं था तो मुझे म्यूजिक टीचर ने बहुत सपोर्ट किया था। मैंने कॉम्पिटिशन्स भी जीते थे स्कूल लेवल के सिंगिंग से। तो जब मैंने कॉम्पिटिशन जीते थे तो एक दिमाग में था कि आपको सिंगिंग करनी है, मतलब ऐसा नहीं था कि इसको इग्नोर नहीं करना है, कुछ करना है उसमें भी साथ साथ में, लेकिन अपने आप को स्टेबल रखे। ऐसा मैं कभी भी इस वर्ड पे बिलीव नहीं करता कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि मैं अपने दोनों वर्क को एंजॉय कर रहा हूँ। मैं कभी भी ये बोलता नहीं हूँ किसी को कि आप ऐसा वर्ड्स यूज करो कि स्ट्रगल कर रहे हो।
आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को। तो मैंने दोनों लाइफ एंजॉय करी अपने साथ साथ में। तो सिंगिंग को जब भी मैं बाहर जाके शोज करता था, या मुझे उस टाइम पे जितना भी मैं ऑर्केस्ट्रा पे भी मैंने थोड़े बहुत पैसे कमाए थे उस टाइम पे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मेरी आवाज में लोग बोलते थे कि आपकी आवाज यूनिक है, आप कुछ करोगे कुछ करोगे। लोगों का एक उम्मीद थी मेरे से कि मुझे कुछ करना है। तो मुझे ऐसा लगता था कि उनकी उम्मीद पे खरे उतरना है, मुझे हटना नहीं है। तो मैंने जब ग्रेजुएशन की डिग्री ली चंडीगढ़ प्राचीन कला केंद्र से, भोपाल बैठे बैठे मैंने एग्जाम्स दिए। फिर उसके बाद मुझे और लगा कि मुझे और सीखना है। तो जब मैं कॉलेज में था, तो कॉलेज में मैंने अपने स्वामी सिद्धराम गुरुवर जी, वेल नोन टीचर है भोपाल के, जो अच्छे अच्छे सारेगामापा आर्टिस्ट भी उनसे सीख के निकल चुके हैं। उन्होंने मुझे अपनाया, मैं तो उनका बहुत शुक्रिया दूंगा, उन्होंने अपनाया, क्योंकि बहुत मुश्किल से अपनाते हैं वो किसी भी स्टूडेंट को। तो मैंने उनसे ज्यादा तो नहीं सीख पाया, मैं 1 साल ही उनसे शायद सीख पाया हूँ, क्योंकि 1 साल में लेकिन उन्होंने इतना सिखा दिया मुझे, इतना सिखा दिया कि मुझे आज उनकी एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं लोगों को कि सुर क्या होता है, गले का सुर कैसे बनाया जाता है। मैं लोगों को कई लोगों को मेरे से जो मेरे से कभी कभी सीखते भी है थोड़ा बहुत, मैं उनको बताता हूँ सुर में कैसे रियाज किया जाता है। उतना सीखने के बाद फिर मैंने अपने आप को मतलब जो एस्टेब्लिश किया अपने, कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं सिंगिंग करूंगा, साथ साथ में करूंगा। कई लोगों ने यही बोला, मुझे डिमोटिवेट करने की कोशिश करी कि 2 नाव वाले पैर अच्छे नहीं होते, 2 नाव वाले पैर, ये डिमोटिवेट बहुत लोगों ने किया है मुझे। हाँ। पर मेरा तो दिल था, मुझे करना था, तो मैं करते जा रहा था। मुझे इस पद से मतलब था ही नहीं कि वो 2 नाव है या नहीं है, मुझे तो बस चलना है, बस मुझे तो ये था। तो मैं चलते जा रहा था, बस जो भी था ऐसे था। और कोई ऐसी आपकी हॉबी होती है तो उसमें सुकून मिलता है। आप जिंदगी में अप डाउन्स देखते रहते हो, लेकिन वो जिसमें आप पैशनेट होते हो, जो आपको एंजॉयमेंट होता है, उसमें आपको सुकून मिलता है। तो सिंगिंग में डेफिनेटली आपको सुकून मिलता होगा। पर क्योंकि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को 1-2 लाइन कुछ ऐसी सुना के बताइए, थोड़ा सा पता चले कि भाई हरलीन को सिंगिंग का ओके जी, शौक ओके, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तू मेरे रूबरू है, तू मेरे रूबरू है, मेरी आंखों की इबादत है। तू मेरे रूबरू है, मेरी आंखों की इबादत है। बस इतनी इजाजत दे, कदमों में जभी रख दूं, फिर सर ना उठे मेरा, ये जान भी यही रख दूं। तू मेरे रूबरू है, मौला अली, अली मौला, मौला अली, अली मौला, मौला अली, अली मौला। वाह वाह यार वाह। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि इतने सारे लोग क्यों बोलते थे कि इसमें करियर बन सकता है, कुछ बड़ा करोगे। मतलब आवाज सुनने के बाद इंसान को यकीन होता है कि यार ये दम है इसमें। वैसे ये जो जैसे आपके पास इंस्ट्रूमेंट रखा है, तो इससे मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है कि ये पैशन आपका जिंदा है। और आप कैब जर्नी में, क्योंकि देखो आईटी वर्ल्ड में काम करना है तो मतलब आपको दिन भर तो जॉब करनी है। अब जी इसके जी बाद सिंगिंग का आपका जो टैलेंट है वो तो आपने दबा दिया होगा, अब इसको छोड़ दिया होगा आपने, मतलब बस ऐसी शौकिया गा रहे होंगे। जी जी जी। तो ज्यादा टाइम तो दे नहीं पाते होंगे अब इसको। सो मैंने टाइम देना तो सर नहीं छोड़ा इसको। मेरा जैसे आप समझ लो 2 घंटे आप खाना भी खाते हो पूरे दिन में, 2 घंटे आपके खाने के भी जाते हैं, तो 1 घंटा सिंगिंग में देने में मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ी बात है। अगर आप एक्सरसाइज भी करते हो, बॉडी बिल्डिंग भी करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है सिंगिंग को मैंने कभी नहीं छोड़ा। मैं हमेशा उसमें से 1 आध 2 घंटे तो निकाल लेता हूँ करने के लिए। तो ये मैंने कभी भी नहीं छोड़ा, मतलब आप समझ लो बचपन से लेके कभी नहीं छोड़ा। ये हारमोनियम, ये मेरे म्यूजिक टीचर ने ही मुझे उस टाइम पे लेके दिया था, खुद ही अपने साथ जाके, और ये अभी भी मेरे पास है। ये जहां ट्रैवल करता हूँ मैं, वहां मेरे साथ जाता है। अगर अरे मैं वाह। दिल्ली से
पुणे शिफ्ट हुआ तो ये मेरे साथ आया, भोपाल से दिल्ली गया, ये मेरे साथ गया, कभी तो मैंने इसको छोड़ा नहीं अपने साथ। तो इसका मतलब आप प्रोफेशनल लेवल पर भी सिंगिंग कर रहे हो, ये सिर्फ शौकिया जी नहीं जी है, सर। प्रोफेशनल लेवल पे भी है। तो आपके भी शोज वगैरह भी जी करते हो क्या? जी जी, मैं लाइव शोज पूरे इंडिया में कर चुका हूँ। मैं सारे एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट मुझे इनवाइट किया जाता है, एज ए मेन लीड सिंगर किसी भी शो पे, ना कि मैं एज ए ऑर्केस्ट्रा सिंगर जाता हूँ वहां पर। मैं एज ए सेलिब्रिटी सिंगर जाता हूँ, क्योंकि आपको पता होगा मेरे 3 सॉन्ग्स ऑफिशियली रिलीज हो चुके हैं। वन इज सिखा दी शान टर्बन, जो हमारे खुद के चैनल, खुद के लेबल से रिलीज किया था, मेरे बड़े वीर जी उन्होंने प्रमोट किया था उसमें। और सेकंड मेरा सॉन्ग जी म्यूजिक से रिलीज हुआ था, सुवाया करना। थर्ड सॉन्ग मेरा भी थोड़े दिन पहले ही रिलीज हुआ है, लिहाज, जिसके 2 मिलियन व्यूज हो चुके हैं यूट्यूब पे। 2 मिलियन कितने दिन में? आज कितने दिन में? ये एक वीक में हुए हैं, टी सीरीज के साथ रिलीज हुआ है। बाप रे, 2 मिलियन एक हफ्ते में! अगर ओ माय गॉड, मतलब मुझे याद है कि मेरा जो पहला वीडियो जो सबसे ज्यादा चलता है, मेरा जो सबसे सक्सेसफुल वीडियो है पढ़ाने का, उसमें 2 मिलियन होने के लिए उसे कुछ साल लगे। ठीक हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कोई चीज अगर एक वीक में इस लेवल पे पॉपुलर हो रही है, तो आपकी आवाज कितने सारे लोग पसंद कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है यू जस्ट नीड अ राइट प्लेटफॉर्म, मतलब आपको उन लोगों के साथ काम करने की जरूरत है जो आपकी आवाज को घर घर तक पहुंचा सकते हैं। एंड हाँ जी हाँ जी हाँ जी। थैंकफुली यूट्यूब इज वन सच प्लेटफॉर्म। और हम्म। जैसा आपने बताया, तो आपने टी सीरीज के साथ काम किया है, आपने जी म्यूजिक के साथ काम किया हुआ है। जी जी जी। तो आपके वीडियोस का लिंक हम अपने दर्शकों को जरूर देंगे, क्योंकि देखो यार, कोई कुछ भी करता हो, किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, गाने सब सुनते हैं, सब हाँ जी इंजॉय हाँ जी करते हैं। और हाँ जी हाँ जी पंजाबी गानों को तो मेरे ख्याल से लोग इतना ज्यादा इंजॉय करते हैं, मतलब हाँ जी हाँ जी हाँ जी जिसको पंजाबी नहीं आती है वो भी हाँ जी। पंजाबी गाने को एंजॉय करता है। आप चाहे शादी में हो, कोई फंक्शन हो, उसके बिना तो होता ही नहीं है। जी जी। और आज की डेट में तो इंडस्ट्री ये में सर, ये जो मेरा पंजाबी सॉन्ग था, कि ये लिहाज जो सॉन्ग था मेरा, जी। ये परफेक्ट वेडिंग सॉन्ग है। इसमें जो लड़की अपने होने वाले हस्बैंड को ये कह रही है कि मैं दहेज लेके नहीं आऊंगी, मैं लिहाज लेके आऊंगी। सो ये वेडिंग सॉन्ग परफेक्टली मैंने बनाया था। ओके, तो इसका पूरा वीडियो एल्बम शूट हुआ है और इसका यूट्यूब पे ये हाँ अवेलेबल जी है। तो इसका लिंक हाँ हम जी अपने दर्शकों को जरूर प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज वो लोग भी इंजॉय करेंगे। और ये एक कमाल की बात है, मतलब मैं दर्शकों को ये चीज कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, और वो अपने टैलेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि इस टैलेंट में आगे बढ़ने के लिए पैसे की जरूरत है, एक अच्छा फाइनेंशियल बैकअप की जरूरत है, और हमारे पास फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, तो हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते, तो इसको यहीं स्टॉप करते हैं और अपना करियर की तरफ आगे बढ़ते हैं, और इस तरीके से उनका टैलेंट वहीं दब के मर जाता है। आपने हाँ जी ऐसा नहीं करा, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, और ये एक एग्जाम्पल है, और शायद यही वजह है कि जिसकी वजह से हम आज ये वेबकास्ट यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत सारे हाँ जी स्टूडेंट्स जिनमें कोई भी किसी भी तरह का टैलेंट हो, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और उसको हमेशा करते रहना है, और उसको मुकाम तक पहुंचाने के लिए आपको अपने करियर को भी देखते रहना है। और दोनों पॉसिबल है, बिल्कुल ये बिल्कुल। आपने साबित कर दिया है। यू आर वन ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर इस पर्टिकुलर सोच के लिए। तो हाँ जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं आपकी इस पोजीशन के लिए। आप अपने सिंगिंग करियर को किस मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं? मतलब ऑब्वियसली यू आर एम्बिशियस, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे सर, हाँ, मेरा एक एम है। मैं, देखिए, मैंने जैसे आपको पहले बताया, मेरा नेचर ऐसा है कि मैं बड़े बड़े एम्स नहीं देखता हूँ, मैं छोटे छोटे एम्स देखता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैंने छोटी कंपनी से शुरू जब किया था, तो मुझे वो नहीं पता था मैं कैपजेमिनी में काम करूंगा। आज मेरे को हम्म 5 साल कैपजेमिनी में हो गए, 5 साल। हम्म कैपजेमिनी में मुझे इतना प्रमोट किया है सिंगिंग में, कि हमारी कल्चरल खुद की कमेटी है, हम लोग बच्चों को ऑडिशंस लेते हैं। मैं कैपजेमिनी आइडल भी रह चुका हूँ, कैपजेमिनी के बड़े प्लेटफॉर्म पे हम, मुझे आइडल का वो भी मिला है। तो अब हम लोग इतना प्रमोट करते हैं, तो हम लोगों को ऐसा लगता ही नहीं है कि हम लोग सिर्फ जॉब कर रहे हैं, हम लोग एंजॉय भी करते हैं अपनी लाइफ को विद अवर पैशन। तो इतना उन्होंने प्रमोट किया। अब बात आती है आपके क्वेश्चन पे। तो मेरा जो एम है, मेरा एक ही एम है कि मेरा एक सॉन्ग बस मूवी में आ जाए, एक सॉन्ग बस। मैं बहुत छोटा एम देखता हूँ, मैंने बताया बस, अभी मेरा एक ही एम है। मुझे 10 सॉन्ग्स नहीं करने, मुझे एक सॉन्ग वैसा करना है जिसमें सारी दुनिया हिल जाए। बस एक सॉन्ग मेरे को करना है। और मैं हमेशा जब भी मुंबई में किसी से कांटेक्ट करने जाता हूँ, किसी भी दोस्त से मिलता हूँ, अब तो मेरे दोस्त भी बड़े अच्छे से म्यूजिशियंस बन चुके हैं जो अच्छे हैं, तो मैं उनसे बोलता हूँ, यार मूवी का सॉन्ग हो तो बताना। कहता है पाजी ये गा दो। नहीं नहीं, मैंने कहा मूवी का सॉन्ग हो तो बताना, मैं करूंगा। बोलते कैसे? मैंने कहा अच्छे अच्छे वाला, अच्छी वाली मूवी का, ऐसे नहीं कि कोई भी मूवी में डाल दे। बोला सब्जेक्ट बताना, मैं पूरा एग्रीमेंट करूंगा उस पर, सारा कुछ ट्रांसपेरेंस होगा तो ही मैं काम करूंगा। मतलब ऐसे, मतलब मैं बात करता हूँ उनसे, मैं
मैं डरता नहीं, क्योंकि मुझे अभी जरूरत नहीं है कि मैं डरूं किसी से कि मैं काम मांगू, क्योंकि मैं एक एस्टेब्लिश आर्टिस्ट बन चुका हूँ। मेरा टी सीरीज जैसा लेबल सॉन्ग रिलीज कर रहा है, तो मेरे को किसी को ये बोलने की जरूरत नहीं कि मेरे को अपनी प्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं, मेरे पास प्रोफाइल है, बस अब चांस की जरूरत है। तो जिस दिन वो चांस लग जाएगा, डेफिनेटली मैं आपके साथ दोबारा वेबकास्ट करूंगा। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये ना मुझे ऐसा लगता है हमारे यूथ के लिए ना बहुत बड़ा मोटिवेशन है। यूथ जी मिसगाइडेड होती है, मिसकंसेप्ट लेके चलती है और अपने टैलेंट को दबा देती है। आपने जी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, आपने अपनी जिंदगी को भी बनाया। जहां से पैसा कमाने वाली बात है वो भी आपने मेंटेन करी और अपने पैशन को भी मेंटेन करा, और आज भी आप ये सब कर रहे हो, आगे ख्वाब देखते हो और इंशाल्लाह वो पूरा होगा ही होगा। लेकिन मैंने आपके बारे में ये भी सुना है कि आप जब कॉलेज लाइफ में थे तब आप सोशल वर्क भी करते थे, ये सही है हाँ क्या? जी हाँ सर, वो तो एक होता ही है बंदे में। जो भी बंदा आर्टिस्ट होता है वो बंदे से, वो बंदा नरम होता है अंदर से। जब वो हम्म। अंदर से नरम होता है, तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन थी कॉलेज के टाइम पे, हम्म। जिसको मैं टाइम देता था 1 घंटा कॉलेज जाने से पहले। वहां पर मैं प्रेयर करवा के उनकी, वो नशा मुक्ति केंद्र था, जितने भी लोग नशे करते थे। अच्छा। मेरे घर से मुझे एक चीज बड़ी अच्छी मिली है कि मेरे घर में किसी ने नशा नहीं किया। मेरे पापा ने कभी, मेरे दादाओं ने, मेरे ताया जी ने कभी भी किसी ने नशा नहीं किया, किसी ने शराब को हाथ नहीं लगाया। सिखों हम्म। में वैसे भी वो गुटखा उटखा तो हाँ। चलता भी नहीं है। हाँ। तो हम लोगों को ये एक अच्छी चीज, तो जब उनको, मुझे, मैं बच्चा था और मेरे सामने वो बड़े बड़े लोग थे, तो मैं उनको प्रेयर करवा के जब जाता था, तो वो मेरे लिए एक बड़ा सोशल वर्क टाइप का था। उसके लिए मुझे थोड़ी सी सैलरी भी मिलती थी, जिससे मेरा थोड़ा चल जाता था, बट एक टाइम का। और अभी सोशल वर्क की बात करूं, तो अभी लॉकडाउन में मैंने कम से कम, मुझे बोलना नहीं चाहिए ये बात, बट मोटिवेट करने के लिए जरूरी है ये बात बोलना, वैसे मैं बोलता नहीं हूँ ये बात, कि हमने गुरुद्वारों में, तो हम लोग हमेशा दान करते हैं, तो अभी भी मैंने अपनी तरफ से 3 बार गुरुद्वारे में दान किया है, कि जो सबको करना चाहिए था इस टाइम पे। तो ये भी साथ साथ मैंने किया है, क्योंकि ये करना जरूरी था इस टाइम पे। अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ इस टाइम हम्म। पे, अगर मैं नहीं करता हूँ ये चीज। हम्म। तो ये भी करना चाहिए सब। तो आपने हमेशा एक अच्छा प्रोग्रामर बनने और एक अच्छा सिंगर बनने से पहले तरजीह दी कि भाई एक अच्छा इंसान पहले बनूं, और हाँ जी वो हाँ जी ज्यादा जरूरी है। जी आपकी सर। फिलॉसफी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत इंस्पायरिंग लगी। और मुझे लगता है कि जितने दर्शक माय सर जी वाले सुन रहे होंगे, क्योंकि मैं हर वेबकास्ट में किसी एक एक्सपर्ट को लेकर आता हूँ, और हाँ जी हाँ मेरी जी कोशिश ये रहती है कि जितने लोग भी इस वेबकास्ट को देखें उनको ये फीलिंग आए कि यार आज हमने कुछ कमाल का सुना है और कमाल का सीखा है। तो डेफिनेटली आपने एक बहुत अच्छा इंप्रेशन उनके ऊपर छोड़ा होगा, और वो इंस्पायर हुए होंगे आपसे। तो एक मैसेज मैं आपसे चाहता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं माय सर जी के दर्शकों को, जो खास तौर पे स्टूडेंट्स हैं, मतलब 15 साल से लेके 30 साल की एज ग्रुप में ज्यादातर व्यूअर्स हैं। मैं तो सबसे पहले तो मैं मतलब उनको ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उससे पहले ये मत सोचिए कि वो अचीव नहीं होगा। पहले तो आप विजन क्लियर करिए, आपको करना क्या है। फिर उसको करने के लिए आपने अपनी प्लानिंग खुद लिखनी है अपने हाथों से। सपोज मुझे सिंगर बनना था, मुझे जॉब मेरा एक सहारा है बनने का, वो एक मेरा एक वो सहारा है, जिसको, क्योंकि मेरे मेरे घर से मुझे इतना सपोर्ट तो है, सपोर्ट तो है, बट फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, इतना नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो अपना विजन क्लियर करना है। विजन को राइटिंग में लिखना है कि आपने किस रास्ते पे चलना है। उस रास्ते पे आपने खुद ही चलना है, कोई भी आपको चलाने वाला नहीं मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, दोस्त जितने भी आप बना लो, इस एज में लोग दोस्त और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत बनाते हैं, तो आप जितने भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अभी बना लो, वो टेम्पररी है, वो आपके साथ हमेशा नहीं रहने वाले। वो कभी ना कभी मूव हो जाएंगे अपने करियर में दूसरी जगह पे। तो आपको ये बात सोच के रखनी है, वो टेम्पररी है, वो कभी भी आपके साथ नहीं रहेंगे, पर आपके साथ फोन पे टच रहेंगे आपके साथ, लेकिन चलना आपको ये रास्ते पे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप अपने रास्ते को चलाइए। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ अभी, कि स्कूल टाइम पे ही मेरे को मेरे टीचर ने, मुझे एक टीचर ने ये कहा था कि दो नाव के पैर करने वाला बंदा कभी सक्सेसफुल नहीं होता। लेकिन मैंने उस बात को नेगेटिव मैंने नहीं लिया, मैंने उसी उनको आज मैं थैंक्स बोलता हूँ कि उन्होंने ऐसा बोला मुझे। तब मैं इस बात पे और पॉजिटिव हो गया कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, ये हो सकता है। हम्म। आपने किसी की बात को लेके अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है, मेरा ये मानना है। आप हाँ। अपना काम करते रहो। हो सकता है सक्सेस ना भी मिले, बट आपने अपने काम पे ध्यान देना है। हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है आपको इतनी सक्सेस मिले कि आप सोचे कि यार ये तो करिश्मा ही हो गया। तो हम्म। बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। आप जितना टाइम दे सकते हैं हर चीज को, जो आपका पैशन भी है या अपना आपका आपका जो पढ़ाई भी है, दोनों को साथ लेके चलिए। मुझे लगता है आप कर सकते हैं। अगर पैशन को 1 घंटा भी दिन में देते हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है। इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं पैशन को, 1 घंटे से ज्यादा।
नहीं, बहुत अच्छा मैसेज है आपका, और मुझे पूरी उम्मीद है कि माय सर जी के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि आपकी इस बात को मानेंगे, और डेफिनेटली अब क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि यू आर अ ग्रेट सिंगर, तो वो आपके गानों को भी सुनेंगे और वो देखेंगे कि आपका टैलेंट क्या है। और हम सभी लोगों की दुआएं हैं और हम सभी लोगों की इच्छा है कि आप एक दिन मूवीज में बहुत अच्छे से प्लेबैक सिंगिंग करें, बहुत अच्छा गाना आपका हिट हो। और ये आपका ड्रीम इसलिए पूरा होगा क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। क्योंकि मैंने देखा है, अगर आप अच्छे इंसान होते हो तो आपके चारों तरफ जो लोग, वेल विशर्स की संख्या है, वो लगातार बढ़ती रहती है और वो दुआएं हाँ जी। किसी ना किसी दिन रंग लाती है। तो वो डेफिनेटली होगा आपके साथ। हम जी लोग जी। भी यही शुभकामनाएं आपको देते हैं और उम्मीद करते हैं थैंक यू कि सर। आगे भी हम लोग इस तरीके से कभी ना कभी मिलेंगे और हम लोग इस तरीके से अपने दर्शकों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। जाते तो जाते मैं अपने लेटेस्ट सॉन्ग की कुछ लाइंस, 2 लाइंस में आपको सुना देता प्लीज हूँ। प्लीज तो प्लीज। गल सुनी इक मैं सुनावा सुनिया, बहुतिया ना इन्ना मैं मनावा सुनिया। गल सुनी इक मैं सुनावा सुनिया, बहुतिया ना इन्ना मैं मनावा सुनिया। करूं पूरा सत्कार परिवार दा, वे मत्थे वट मैं ना पाऊंगी। वे मैं दाजरी ले आना सुनिया, नल लैके लिहाज आऊंगी। वे मैं दाजरी ले आना सुनिया, नल लैके लिहाज आऊंगी। वे मैं दाजरी ले आना सुनिया, नल लैके लिहाज आऊंगी। वाह वाह, मजा आ गया। अब तो ये सब लोग सुनेंगे क्योंकि बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज के लिए थैंक यू हम सर। दर्शकों से यहीं विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर थैंक कमिंग। यू। थैंक यू। थैंक यू।